हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएलएड स्टडी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पेपर सेकंड ले आए हैं जिसका नाम है आपका शिक्षण अधिगम। तो आज हम शिक्षण अधिगम का मैराथन क्लास पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। तो ये आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैराथन ले आए हैं। पेपर सेकंड आपका है जो 50 नंबर का आता है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट का क्या नाम है? शिक्षण अधिगम। ठीक है, शिक्षण अधिगम का मैराथन क्लास है आपका और इसमें संपूर्ण सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल मार्क्स आपके 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए, आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लिया है। जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर के, यहाँ सभी लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसमें आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कई बार दोहराए गए हैं। तो यहाँ से आने की सारे क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर दूसरा है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम। ठीक है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है गाइज, तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत मैराथन क्लास है आज का। इसमें हम संपूर्ण सिलेबस समाप्त करेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और ये आपका 50 मार्क्स का होता है। यह पेपर कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का होता है। ये आपका है शिक्षण अधिगम। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्ज़ाम में और सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आइए मैं आपको एक ओवरव्यू करा देती हूँ। क्या देखिए, पहले तो ये पूछेंगे शिक्षण है क्या और शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, ये लिया गया है। शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, ये लिया गया है। उसके बाद आपका संप्रेषण क्या है, फिर संप्रेषण की परिभाषाएँ हैं, संप्रेषण के प्रकार, इसका महत्व और इसका व्यक्तिगत संप्रेषण के लाभ, फिर आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत, आपके सूक्ष्म शिक्षण क्या होते हैं और शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, इसको हम देखेंगे। और आपका सारे जितने भी शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती हैं, शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं। ठीक है, फिर प्रमुख शिक्षण प्रविधि क्या है, ये सारे विधियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्याख्यान विधि क्या है, आपका खेल विधि क्या है, खेल का महत्व, इनका आज हम सब जानेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है शिक्षण की परिभाषा लिखिए या शिक्षण अधिगम से आप क्या समझते हैं। कह रहा है शिक्षण बताइए या शिक्षण अधिगम से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले गाइस, शिक्षण होता क्या है? तो शिक्षण को हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। ठीक है, टीचिंग। तो शिक्षण क्या होता है? शिक्षण के माध्यम से अधिगम कराया जाता है। शिक्षण अधिगम से अलग नहीं है। मतलब जो शिक्षण होता है, शिक्षण की मदद से ही हम अधिगम कराते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, लर्निंग कराते हैं। तो लर्निंग किसके माध्यम से होता है? आपके शिक्षण के माध्यम से। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम से अलग है। जो शिक्षण होता है अधिगम का ही पार्ट है। ठीक है, अधिगम को हम शिक्षण के द्वारा ही कराते हैं। अब पूछता है शिक्षण के अंग, तो शिक्षण में कौन कौन से आते हैं? टीचिंग जब भी हम कराते हैं तो उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो शिक्षण का अंग पूछा गया है आपका क्वेश्चन में। पहला तो होता है आपका शिक्षार्थी या विद्यार्थी, स्टूडेंट। दूसरा होता है टीचर, क्योंकि टीचर ही टीचिंग कराता है, शिक्षण कराता है। और तीसरा है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो शिक्षण के 3 अंग होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। इसका परिभाषा देख लीजिए शिक्षण का। शिक्षण का परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं।
शिक्षण का परिभाषा। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी प्रक्रिया मतलब क्या होता है? इसमें 3 अंग होते हैं, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। ये कोटेशन है जॉन डीवी का। जॉन डीवी कहते हैं शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? हम तो ये समझ गए शिक्षण क्या होता है, टीचिंग क्या होता है। अब जो शिक्षण आप समझ गए तो शिक्षण कैसे कराएंगे, वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो शिक्षण अधिगम को कराता है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पहले बताना आप इससे क्या समझते हैं और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं कौन, ये बहुत पूछता है। तो आइए जानते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का मतलब क्या होता है। तो शिक्षण अधिगम से अभिप्राय है कि किसी भी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में प्रदर्शित करना। मतलब शिक्षण अधिगम की सहायता से या शिक्षण सिद्धांत की सहायता से हम शिक्षण को सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने। अब देखिए शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत पूछे गए हैं आपके। ठीक है, सबका अलग अलग करके पूछा गया है। तो शिक्षण के सिद्धांत, पहला है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि आप बच्चों को जितना क्रियाशील बनाएंगे, जितना एक्टिव रखेंगे, वो हमारा अधिगम उतने अच्छे से होगा, मतलब टीचिंग उतने अच्छे से प्रभावशाली होगी। दूसरा कहता है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत भी शिक्षण के सिद्धांत का है, एक शिक्षण का सिद्धांत है। इसमें बच्चों को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, उनको मार्गदर्शन करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उससे उसकी मदद से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तीसरा है आपका रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम बच्चों में रुचि पैदा करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट लाते हैं। और चौथा है आपका चयन का सिद्धांत। चयन का मतलब विषय वस्तु का चयन, कि किस प्रकार की विषय वस्तु को हमको पढ़ाना है। ठीक है, तो चयन पहले से कर लिया जाता है, प्री डिसाइडेड होता है कि हम कक्षा में जाएं तो बच्चों का कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, हमको क्या कंटेंट देना है। और पांचवा होता है आपका नियोजन का सिद्धांत। नियोजन मतलब कि योजना बना कर देना। ठीक है, जो भी पढ़ाना है चीज़ें हमको, उसका पहले हम उसके बारे में मैपिंग कर लेना अपने दिमाग में, या क्या पढ़ाना है उसके बारे में प्लानिंग कर लें। चौथा व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, मतलब कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं और शारीरिक, मानसिक या सामूहिकात्मक विकास से अलग अलग होते हैं, तो सारे बच्चों को ध्यान में रखा जाता है। ये व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत कहता है। तो क्वेश्चन में पूछता है गाइस, 2 नंबर में आ जाता है आपका कि शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं। तो आपको बताना पड़ता है, कम से कम पूछ देगा 4 सिद्धांत के नाम लिखिए, शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये है, इसमें से कोई 4 याद कर लीजिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत है। ठीक है, इसमें से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। शिक्षण, जब भी हम टीचिंग कराते हैं, हम टीचिंग क्यों कराते हैं, क्या उद्देश्य है टीचिंग कराने का। ठीक है, तो शिक्षण के उद्देश्य बताने हैं आपके। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो पहला है आपका बालक को उनके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करने में, मेनली ज्ञान प्रदान करने। टीचिंग की सहायता से हम क्या करते हैं, शिक्षण की सहायता से क्या करते हैं, बच्चों के ज्ञान में वो देने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उनके जीवन में जो भी संबंधित उपयोगी ज्ञान है उसको प्रदान करने में करते हैं। दूसरा आपका है बालक की मानसिक क्षमता का विकास करने में करते हैं। हम टीचिंग की मदद से हम क्या करते हैं, मानसिक क्षमता का विकास करते हैं। ठीक है, शिक्षण से हम क्या करते हैं, मानसिक शिक्षा का क्षमता का विकास करते हैं। और थर्ड है छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, छात्रों को मोटिवेट करते हैं नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो टीचिंग के बहुत सारे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि टीचिंग का क्या क्या उपयोग है, क्या उसका महत्व है हमारे लाइफ में। ठीक है, बच्चों को
एजुकेशन देते हैं टीचिंग के माध्यम से, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, नया ज्ञान प्राप्त कराते हैं, उनके संज्ञानात्मक विकास में मदद करते हैं, संवेगात्मक विकास में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका संप्रेषण। संप्रेषण से आप सबका क्या अभिप्राय है, ये पूछा है। तो संप्रेषण आइए देखते हैं क्या होता है संप्रेषण। तो संप्रेषण का पहले अर्थ समझते हैं। अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश में हम संप्रेषण को कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, जिस लैटिन भाषा के कम्युनिकस शब्द से हुआ है। कम्युनिस शब्द से हुआ है आपका कम्युनिकेशन का उत्पत्ति, जो आपके लैटिन भाषा है कम्युनिस, ठीक है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है आपका क्या कहता है, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव और विचारों को आदान प्रदान करता है। संप्रेषण मतलब क्या, अपने ज्ञान को अपनी बातों को दूसरे के सामने रखना, अपने ज्ञान को या विचारों को प्रकट करना, ठीक है, वो आपका संप्रेषण होता है। और संप्रेषण का महत्व क्या है, आइए देखते हैं संप्रेषण का महत्व क्या है। संप्रेषण का महत्व, तो देखते हैं संप्रेषण से संप्रेषण क्या क्या महत्व है। पहला है आपका विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान करने में, ठीक है। इसका ही क्या कैसे करते हैं संप्रेषण का, जो भी हमारे विचार हैं या भावनाएं हैं उनको हम आदान प्रदान करने में, ठीक है, करते हैं। दूसरा है आपका संप्रेषण में अंतःक्रिया निहित होती है तथा दोनों पक्षों का विकास होता है। अंतःक्रिया मतलब कन्वर्जेशन, हम संप्रेषण में कन्वर्जेशन करते हैं, वार्तालाप, और दोनों पक्षों का विकास होता है। दोनों पक्ष का मतलब कि जो वक्ता होता है और जो श्रोता होता है, जो कहता है और जो सुनता है, तो यहाँ दोनों का विकास होता है। तीसरा है संप्रेषण से अनुभवों की साझेदारी बढ़ती है। हम जब भी कम्युनिकेशन या संप्रेषण करते हैं तो हमारी स्किल डेवलप होते हैं, हमारे अनुभव डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कह रहा है संप्रेषण संबंधी प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी आती है। मान लीजिए हम संप्रेषण कर रहे हैं तो उसमें से बाधाएं, उससे रिलेटेड बाधाएं कैसी होती हैं, मतलब क्या क्या बाधाएं हैं संप्रेषण से रिलेटेड जो हमको संप्रेषण करने से रोकती हैं। तो संप्रेषण से संबंधित प्रमुख बाधाएं निम्न है। तो पहला है संप्रेषण सामग्री की कमी। अगर संप्रेषण हम जिस माध्यम से कर रहे हैं, मान लीजिए संप्रेषण के बहुत सारे माध्यम होता है, तो हमारे पास सामग्री की कमी, हमारे पास वो सामग्री ही नहीं है। मान लीजिए कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास इंटरनेट नहीं हुआ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो कनेक्शन ख़राब हो गया इस टाइप में। और दूसरा है आपका संप्रेषण माध्यम की कमी, जो माध्यम है किस माध्यम से करते हैं, हमारा माध्यम क्या है संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का, मतलब हम अपनी बातों को दूसरे की तरफ किसके माध्यम से भेज रहे हैं, ठीक है, उसकी कमी हो जाने पे। और भाषा की कमी, जैसे कि हम कम्युनिकेशन करते हैं तो किस भाषा में कर रहे हैं, हमारा जो जिस भाषा में कर रहे हैं वो हमारा भाषा हमको अच्छे से आता है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लड़खड़ा के बात कर रहे हैं या अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। चौथा है आपका वातावरणजन्य कमियाँ, मतलब इन्वायरमेंट आपके कमियाँ होती हैं। जैसे कि ऐसा आपने कम्युनिकेशन का वातावरण सेलेक्ट कर लिया है जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हैं, वो लोग आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रहा है, तो आपका सिलेक्शन वो होता है वातावरणजन्य, जहाँ आप डिसाइड करते हैं कम्युनिकेशन करने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है संप्रेषण के प्रमुख घटकों का नाम बताइए। संप्रेषण के घटक मतलब संप्रेषण में कौन कौन से घटक होते हैं, कितने लोग होते हैं। तो संप्रेषण के आपके 3 घटक है। पहला है प्रेषक, दूसरा है ग्राही, तीसरा है संदेश। पूछा हुआ क्वेश्चन ये सारे। प्रेषक क्या होता है, जो संदेश भेजता है आपका, ठीक है, जो संदेश भेजता है। और ग्राही क्या होता है, जो ग्रहण करता है संदेश को। और संदेश क्या है, मैसेज, जो हम मैसेज भेजते हैं, ठीक है,
जो हम मैसेज भेजते हैं वो आपका संदेश होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। जो वैयक्तिक संप्रेषण करते हैं उसके 2 लाभ बताइए। तो व्यक्ति संप्रेषण के 2 लाभ हैं आपके ज्ञान प्राप्ति में और सही भाषा का सही उच्चारण में, ठीक है, भाषा का सही उच्चारण में आपके, ठीक है, और ज्ञान के प्राप्ति में हम व्यक्तिक संप्रेषण करते हैं, इसका लाभ था। दूसरा है क्वेश्चन नंबर है आपका 9, कह रहा है क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभी सभी सिद्धांत आपको ऊपर बताए थे जो शिक्षण सिद्धांत हैं, तो उसमें पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है, ये एक शिक्षण सिद्धांत है। इसके माध्यम से टीचर क्या करता है, टीचिंग कराता है या शिक्षण कराता है। ये क्या कह रहा है, बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होता है, इसलिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण क्रियाशीलता के सिद्धांत पर हो, ठीक है। जो बच्चे होते हैं ना, स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, तो आप ऐसे बच्चों को टीचिंग कराइए, ऐसे तरीके से बच्चों को टीचिंग कराइए जो क्रियाशीलता के आधार पे हो। तो कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो क्रियाशीलता के आधार पे होते हैं, जिसमें बच्चा क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है। तो आपका क्रियाशीलता के आधार पर कुछ सिद्धांत है। पहला है आपका किंडरगार्टन सिद्धांत, ठीक है, या पद्धति, इसको फ्रॉवेल ने बताया था। किंडरगार्टन को भी क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है मॉन्टेसरी विधि, इसको मारिया मॉन्टेसरी ने बताया था, ये भी क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरा है बेसिक शिक्षा प्रणाली, इसको महात्मा गांधी ने बताया था, ठीक है। तो ये तीनों आपके किस पे सिद्धांत है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पे आधारित है प्रणालियाँ, जिसके माध्यम से हम शिक्षण कराते हैं। इन तीनों पद्धति में बच्चा क्या होता है, क्रियाशील रहता है। किंडरगार्टन में खेल द्वारा बच्चा सीख लेता है, मॉन्टेसरी में भी खेल द्वारा सिखाया जाता है, और बेसिक शिक्षा प्रणाली मतलब हस्तशिल्प कार्य द्वारा, महात्मा गांधी ने हाथों से करके सीखने में बल दिया था, इसमें भी बच्चा क्रियाशील रहता है। अगर बच्चा खुद करेगा तो क्रियाशील रहता है। जैसे हम कि क्या कहते हैं, प्ले स्कूल्स में बच्चों को डाल देते हैं, तो प्ले स्कूल क्या है आपका मॉन्टेसरी या किंडरगार्टन पर आधारित है। बच्चों को हम खेल के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शिक्षण में रुचि सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। हम शिक्षण के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इसमें पूछा हुआ है अलग से कि जो रुचि का सिद्धांत है शिक्षण का, उससे आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है आपका। तो क्या होता है, बालक जब किसी विषय वस्तु में रुचि लेता है तो वह उसे आसानी से सीख जाता है, ठीक है। बच्चों में अब अगर आप इंटरेस्ट लाएंगे तो बच्चा किसी भी चीज़ों को बहुत ईजिली सीख जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सिद्धांत रुचि का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले आप बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, जो चीज़ें आपको सिखानी है उसके बारे में। तो इसमें और क्या कहता है, रुचि के सिद्धांत में कह रहा है इसलिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों में रुचि उत्पन्न किया जाए। तीसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक को सरल बनाकर उसमें रुचि पैदा कर सकते हैं। जो हमारा कंटेंट है, विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तक है, उसको हम सरल बनाकर बच्चों में इंटरेस्ट ला सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कह रहा है शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। जैसे हमने पढ़ा है शिक्षण सिद्धांत क्या थे, तो शिक्षण सिद्धांत में हमने 4-5 आपको बताया, वैसे शिक्षण सूत्र होता है। शिक्षण सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कह रहा है शिक्षण सूत्र क्या है और इसके प्रमुख प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं शिक्षण सूत्र है क्या। तो शिक्षण कार्य को प्रभावशाली तथा रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जो भी शिक्षण हम कराते हैं तो उसको प्रभावशाली और रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है कि किस कंटेंट को किस विधि से पढ़ाएं, किस सूत्र से पढ़ाएं कि बच्चों को टीचिंग अच्छे से हो, उनका मतलब कि अच्छे से उनको समझ में आए चीज़ें। तो पहले की शिक्षण सूत्र का परिभाषा देख लीजिए, पूछा हुआ है। ये आपका है इनके
टी रायमंड के अनुसार क्या कहते हैं? टी रायमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताता है जिससे वह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। जब भी हम शिक्षण सिद्धांत लेते हैं तो उसमें सूत्र का यूज़ करते हैं, किस शिक्षण सूत्र से पढ़ाएं कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो ये आपका सूत्र, शिक्षण सूत्र के प्रकार बहुत बार पूछा है और सब अलग अलग करके भी पूछा है। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र के प्रकार हैं आपका, पहला है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर सूत्र कहता है कि सबसे पहले बच्चों को सरल चीज़ें, आसान चीज़ें बताएं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप कठिन की तरफ जाएं या कठिन चीज़ों को बताएं। दूसरा कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले बच्चों को वो चीज़ें पढ़ाएं जिनके बारे में वो जानते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो बताएं जो वो नहीं जानते हैं। तीसरा है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, स्थूल मतलब कि जो चीज़ें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो होती हैं, और सूक्ष्म मतलब जो उसके प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों को स्थूल के बारे में बताना चाहिए, तब सूक्ष्म के बारे में बताना चाहिए। चौथा है पूर्व से अंश की ओर। पूर्व से अंश की ओर मतलब पहले कि किसी भी कंटेंट या किसी भी वस्तु के बारे में आपको पढ़ाना है तो बच्चे को पहले उसको होल पूरा बताएं। जैसे पेड़ के बारे में बताना है तो पेड़ आपका पूरा उसको पूर्ण हो गया और फिर उसकी पत्तियाँ, टहनियाँ उसका अंश हो गया। तो सबसे पहले हम उसको पूरा एक इमेज दे दें कि पेड़ क्या है, उसके बाद पेड़ के जो अलग अलग पार्ट है उसको बताएं। तो ये कहता है पूर्व से अंश की ओर। पांचवा कहता है आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर। जो चीज़ें वो नहीं जानते हैं। ठीक है, अनिश्चित चीज़ें हैं, अनिश्चित से पहले अनिश्चित बताएं, उसके बाद निश्चित की ओर जाएं। छठवा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष में तो चीज़ें दिखती हैं, अप्रत्यक्ष में तो जो नहीं दिखती हैं, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाएं। विशिष्ट सामान्य की ओर, इसको हम कहते हैं उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं। तो पहले उदाहरण बताएं बच्चों को, उसके बाद नियम बताएं। आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। वैसे क्या करता है, पहले विश्लेषण मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, और संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना। तो पहले चीज़ों को तोड़ के बताएं, पहले तोड़ना बताएं चीज़ों को, उसके बाद जोड़ना। और 9 नंबर है उदाहरण से नियम की ओर। पहले बच्चों को उदाहरण दें, उसके बाद उदाहरण से ही बच्चों से नियम निकलवाएं। ये थे आपके शिक्षण सूत्र जिसका हम हेल्प करके टीचिंग अच्छे से कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। देखिए ये पूछ दिया, शिक्षण सूत्र एक पूछा हुआ है क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ लिया गया है। पूर्व से अंश की ओर शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं? तो पूर्व के अंश की ओर आइए देखते हैं क्या होता है। शिक्षण सूत्र कह रहा है बालक पहले पूर्व वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे उसके अंश का नहीं। पूर्णतः वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर वह उस वस्तु के अंश का ज्ञान प्राप्त करता है। पहले पूर्ण वस्तु के बारे में बताइए, फिर उसके अलग अलग पार्ट के बारे में बताइए। जैसे उदाहरण भी है आपका, उदाहरण है आपका, अगर बच्चों को पेड़ के बारे में जानकारी देनी है तो सबसे पहले पेड़ के बारे में बताएंगे, तब उसके अंश या भाग के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि कोई भी बालक किसी वस्तु को पहले पूर्ण रूप में देखता है। जैसे पेड़ के बारे में बताना है तो पहले पेड़ को बता दीजिए पेड़ है, उसके बाद उसके बाद उसके भागों को बताइए कि उसमें ये पत्ते होते हैं, जड़ है, तनाएँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, कह रहा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए दूसरा ही पूछ दिया, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र होता है उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो आइए जानते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र क्या कहता है। ये कह रहा है इसे मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मूर्त से अमूर्त की ओर भी शिक्षण सूत्र क्या कहा जाता है। प्रारंभ में बालक सूक्ष्म से को नहीं समझता, पहले वह स्थूल का ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब कह रहा है पहले बच्चा जो होता है सूक्ष्म को नहीं जानता, पहले स्थूल को जानता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले स्थूल बताना चाहिए तब सूक्ष्म को। अब समझते हैं सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है, सूक्ष्म और स्थूल क्या है। तो आइए जानते हैं आपका, पहले स्थूल के बारे में जानते हैं। क्या कह रहा है, हम जो कुछ देखते हैं, स्पर्श करते हैं तथा इंद्रियों से
अनुभव करते हैं वही स्थूल है। मतलब जो चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है, और छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो चीज़ें आपकी स्थूल है। पहले स्थूल के बारे में बताएं, उसके बाद सूक्ष्म। सूक्ष्म में आपका क्या कहता है? सूक्ष्म वह होता है जो स्थूल वस्तुओं से संबंधित विचार होते हैं। जो भी आपने स्थूल देखा, जो भी वस्तु देखा, उससे संबंधित जो विचार होते हैं वो आपका सूक्ष्म होता है। तो सबसे पहले वस्तु के बारे में बताएं, उसके बाद वस्तु से क्या रिलेटेड चीज़ें हैं वो बताएं, तो वो आपका सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्म क्या होता है? जो वस्तु से संबंधित विचार होते हैं उनको सूक्ष्म कहते हैं। तो ब्रीफली हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थी को पहले स्थूल के बारे में जानकारी दें, उसके बाद आप सूक्ष्म के बारे में जानकारी दें। ये इनका है कि इसको हम कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है प्रकृति का अनुसरण, ये भी सूत्र है, ठीक है। प्रकृति का अनुसरण ये पूछा हुआ है, ये सूत्र क्या कहता है इसको स्पष्ट करना है। तो ये देखते हैं प्रकृति का अनुसरण शिक्षण सूत्र क्या कहता है। कह रहा है इस सूत्र से तात्पर्य है कि बालक की प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान की जाए। मतलब बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाए। और बालक की प्रकृति मतलब बालक शारीरिक मानसिक विकास से है, बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। मतलब मेनली कहने का मतलब है प्राकृतिक सूत्र ये कहता है बच्चे का पहले मानसिक स्तर जान जाए, तब उसके अकॉर्डिंग आप टीचिंग कराएं कि उसका मानसिक स्तर है क्या। इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक शिक्षा सूत्र। इसको हम कहते हैं एक और नाम से नैसर्गिक विधि भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15। कह रहा है शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिता है। जो भी शिक्षण आपकी विधियां हैं, अब शिक्षण विधियां क्या, हम शिक्षण सिद्धांत पढ़ें, शिक्षण सूत्र पढ़ें, अब फिर पढ़ेंगे शिक्षण विधियां क्या हैं या प्रविधियां क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं शिक्षण प्रविधि क्या है, शिक्षण मेथड क्या है, किस मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यह है शिक्षण के दौरान विषय वस्तु को सुलभ सुगम्य बनाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप शिक्षण सिद्धांत पढ़ें, शिक्षण सूत्र पढ़ें, अब शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे, किस विधि से बच्चों को पढ़ाएं। यह है आपका शिक्षण प्रविधि में शिक्षक निर्णय लेता है कि शिक्षण किस विधि से कराया जाए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। तो ये कुछ आपके शिक्षण विधियाँ हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, सारी पूछी गई हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। शिक्षण विधियाँ आपकी, पहला है आपका प्रश्नोत्तर विधि। इसके माध्यम से बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और तब हम पढ़ाते हैं। दूसरा है आपका विवरण विधि। इसको हम विस्तृत रूप से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करके बताते हैं। वर्णन विधि, वर्णन में भी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कहानी के माध्यम से, किसी भी ऐतिहासिक के माध्यम से। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, बच्चों को हम लेक्चर के माध्यम से। स्पष्टीकरण विधि, स्पष्ट करने एक्सप्लेन के माध्यम से बताते हैं। और आपका लास्ट है उदाहरण प्रविधि, उदाहरण दे के बच्चों को हम सिखाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन नंबर कह रहा है शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या मतलब है। तो अब आ गया, शिक्षण हम जब भी कराते हैं तो जो प्रश्नोत्तर मेथड है, प्रविधि है, उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। तो आइए जानते हैं प्रश्नोत्तर विधि क्या है। तो ये सुकरात द्वारा बताया गया था। इसमें क्या कहते हैं, प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि में सबसे पहले हम प्रश्न को व्यवस्थित तरीके से निर्मित कर लेते हैं। और दूसरा कह रहा है प्रश्नों को समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना ताकि नए ज्ञान के लिए उनके अंदर उत्सुकता जागृत हो। और उसके बाद हम प्रश्नों को छात्रों से पूछते हैं ताकि उनके अंदर उत्सुकता जागृत और वो नए ज्ञान को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो। तीसरा आपका है छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान प्रदान करना। जैसे क्वेश्चन हम पूछे, फिर छात्रों ने उत्तर दिया, फिर उनके उत्तर को और अपने उत्तर को मिला के उनको संबंध स्थापित करें और उनके अंदर नए ज्ञान का विकास करें। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि की क्या उपयोगिता है वो समझें। प्रश्नोत्तर विधि है क्या, कैसे कराते हैं, अब इसका उपयोग क्या, इसके कराने से क्या प्रभाव पड़ता है या क्या महत्व है इसका, क्या उपयोगिता है। तो पहला है, इस विधि के प्रयोग से छात्र सक्रिय हो जाते हैं। तो हम जब भी प्रश्न विधि का यूज़ करते हैं, लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं, तो छात्र क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। दूसरा, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। तीसरा है आपका, छात्र में विचार करने एवं चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। इससे क्या होता है, विचार करने में, चिंतन करने में शक्ति का विकास होता है लेक्चर मेथड से। और आपका लास्ट है, इस विधि से समस्या तथा कठिनाइयों का निवारण किया जाता है। क्वेश्चन पूछेंगे हम, ठीक है, बच्चे आंसर देंगे, कुछ बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे तो उनको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है, एक अच्छे प्रश्नकर्ता के रूप में किसी अध्यापक द्वारा अपनाई जाने वाली किन्हीं 2 सावधानियों का वर्णन कीजिए। जैसे आप प्रश्न पूछते हो, ठीक है, तो आपको प्रश्न पूछते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी है उसके बारे में पूछा है। तो प्रश्न पूछते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ निम्न है। पहला है आपका, प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछे जाने चाहिए। स्पष्ट मतलब कि जो भी प्रश्न पूछे वो प्रश्न कह क्या रहा है बच्चों को समझ में आए। ठीक है। दूसरा है आपका, प्रश्न प्रेरित करने तथा शिक्षार्थी के मानसिक स्तर का अनुकूल हो। जो भी हम प्रश्न लिए हैं वो ऐसा ना हो कि बच्चा छोटा है और हम क्वेश्चन ले लिए बड़े लेवल का, तो उनके मानसिक स्तर के अनुसार ही लें। जिस बच्चे का जितना मानसिक स्तर है उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न लेना चाहिए। और आपका थर्ड कह रहा है, प्रश्न पूछने के बाद बच्चों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। जैसे कि हमने क्या किया, बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया है, अब ये नहीं कि तुरंत उनसे आंसर लेने लगे, थोड़ा उनको टाइम दें, सोचने दें, तब हम क्या करें, उनका उत्तर निकलवाएं उनसे। चौथा है, प्रश्नों की शब्दावली उचित हो। जैसे जो भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, जो भी उसमें शब्दों का यूज़ किए हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि ये सब शब्द का अर्थ क्या है, तभी वो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। कह रहा है, विवरण प्रविधि से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका शिक्षण का है। ठीक है, शिक्षण की विधियाँ हैं। विवरण विधि, ये क्या होता है जानते हैं। विवरण विधि कह रहा है, विवरण विधि शिक्षण का सूचना देने विवरण विधि शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, इसके माध्यम से हम सूचना देते हैं, विवरण के माध्यम से। आइए जानते हैं क्या होता है आपका। इस युक्ति के प्रयोग में शिक्षक किसी भी वस्तु या घटना को बालकों के सम्मुख ऐसे आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है कि बालकों के मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाता है और बालक उसका ज्ञान सरलता से ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि टीचर जिस भी विषय वस्तु के बारे में बताता है तो वो इतने आकर्षक तरीके से बच्चों के सामने रखता है कि बच्चों में उसका इमेज बन जाता है और वो बच्चों को ईजिली समझ में आ जाती है। या ब्रीफली कह सकते हैं, किसी घटना को विस्तृत रूप से वर्णन करना ही आपका विवरण प्रविधि है। किसी भी घटना को विस्तृत तरीके से वर्णन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, व्याख्यान प्रविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह किस स्तर की कक्षाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी हम लेक्चर मेथड अपनाते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है और यह किस क्लास के लिए मानी जाती है, मतलब कौन से क्लास के लिए उपयोगी है। तो पहली बात कि जो लेक्चर मेथड होता है वो बड़े क्लास के लिए होता है। ठीक है, वो छोटे क्लास के लिए नहीं होता है। छोटे बच्चों को आप लेक्चर देंगे समझ नहीं आएगा। वो छोटे बच्चों को हम एक्टिव करके चीज़ें सिखाते हैं, खेल के माध्यम से सिखाते हैं। तो व्याख्यान लेक्चर मेथड देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है, व्याख्यान विधि, व्याख्यान से अभिप्राय होता है शिक्षक द्वारा किसी विषय की जानकारी गहराई तक उसका विश्लेषण करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। मतलब एक्सप्लेन करते हैं हम किसी भी चीज़ों को गहराई तक शिक्षक द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है,
इस विधि का, इस मेथड का उपयोग क्या है आपका, कह रहा है कम से कम ही में बहुत अधिक जानकारी एक साथ दी जा सकती है। मतलब कम समय में हम लेक्चर मेथड की सहायता से बहुत अधिक जानकारी दे सकते हैं। इसका महत्व है लेक्चर मेथड का। ये पूछा गया इसलिए मुझे फिर से लेना पड़ा है गाइस। लेक्चर मेथड से बहुत क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है। पहला, एक ही समूह में छात्रों के बड़े समूह को शिक्षित करने में किया जाता है। मतलब एक ही बार में हम अधिक बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं लेक्चर मेथड से। तीसरा आपका है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। पूछा गया था क्वेश्चन कि जो लेक्चर मेथड होता है किस कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, तो ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी ज़्यादा होता है और स्पेशली देखा जाए तो कॉलेज वगैरह में। चौथा है, विषय का आलोचनात्मक व तार्किक क्रम सदैव बना रहता है। जब भी हम लेक्चर मेथड करते हैं तो हम वहाँ आलोचनात्मक और तार्किक तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, कह रहा है खेल विधि का महत्व बताइए। ये भी टीचिंग का मेथड है। खेल विधि के द्वारा हम कैसे पढ़ाते हैं, तो ये क्या जानते हैं खेल विधि द्वारा टीचिंग कैसे कराई जाती है। कह रहा है खेल विधि में बालक खेल खेल में ही नवीन ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब हम बच्चों को खेल के माध्यम से ही कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा देते हैं। ये क्या कह रहा है, आपका परिभाषा है किसी भी राइटर के अनुसार है, गेस के अनुसार है, गेस के अनुसार ये क्या कहते हैं, यह विधि छात्रों को उसी उत्साह से सिखाने की योग्यता प्रदान करती है जो उनके स्वाभाविक खेल में विद्यमान है। ठीक है। खेल विधि का महत्व क्या है, खेल विधि का महत्व है जानते हैं। पहला है, बालकों को खेल प्रवृत्ति को उत्साह प्रदान करना है। जो बच्चे खेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वहाँ से उनकी खेल प्रवृत्ति को उत्साह मिलती है और वो सीख भी जाते हैं। दूसरा है, बालकों की रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। खेल विधि से बालकों में रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। तीसरा है आपका है, बालक को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देना। ऐसे बच्चा स्वतंत्र वातावरण में हम खेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका, खेल विधि का महत्व। तो आइए जानते हैं हम खेल विधि का महत्व क्या है। खेल विधि का महत्व, तो खेल विधि का निम्न महत्व है। पहला है आपका, बालकों को खेल प्रविधि को उत्साह प्रदान करना, बालकों की रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। इससे खेल विधि से बालकों में रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। थर्ड है आपको, बालकों को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा मिलती है। जो खेल विधि में होता है इसमें जो भी वातावरण सेलेक्ट करते हैं वो स्वतंत्र होता है और सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाता है। मतलब जो हमारा सीखना होता है वो इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है। तो ये रहा आज का आपका क्लास, मैराथन क्लास था आपका। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये हमारा था DLED फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेकंड, जिसका नाम है पेपर का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और इसमें यह 50 नंबर का आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। इसमें हमने आपको बताया शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, शिक्षण की प्रविधियाँ क्या होती हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों टॉपिक हैं और इन तीनों टॉपिक में आपके कम से कम 10-10 क्वेश्चन है। जैसे कि शिक्षण सिद्धांत 8-10 हैं आपके, शिक्षण सूत्र 8-10 हैं, शिक्षण प्रविधियाँ 8-10 हैं। ठीक है। तो ये आप जरूर, इसका नाम ही है शिक्षण अधिगम। ठीक है। तो इसको आप इस वीडियो को अवश्य देख के जाएँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके अंदर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू।